नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है ये TGT PGT कला को समर्पित है और मूल रूप से टेस्ट पेपर 55 है। इससे पहले 54 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो उन्हें क्रमवाइज दे लीजिए। प्रत्येक में 20 क्वेश्चंस हैं। इस टाइप से लगभग आपके 580 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 1080 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। बात करते हैं टेस्ट पेपर 53 की। एक प्रश्न बहुत विवादित रहा और उस प्रश्न के लिए हम क्षमा चाहते हैं। शायद टेस्ट पेपर 53 में एक प्रश्न पूछा गया है राजस्थानी शैली के बारे में कि किन दो शैलियों के मिश्रण से मूल रूप से मुगल शैली का विकास होता है। वहाँ पे ऑप्शंस भी नहीं दिया गया, राजस्थानी प्लस ईरानी इक्वल टू मुग़ल। तो जब राजस्थानी प्लस ईरानी शैली, आप जानते होंगे राजस्थानी प्लस ईरानी इक्वल टू मुग़ल शैली का जन्म होता है और मुग़ल शैली में प्रभाव सभी का पड़ता है, चाहे वो चीनी शैली हो और चाहे वो मूल रूप से यूरोपीय शैली हो या फिर ईरानी शैली हो, सभी का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन मूल रूप से जो इसका जन्म होता है या मूल रूप से जो मुग़ल शैली का विकास होता है वो राजस्थानी शैली का सम्मिश्रण मिलता है और मूल रूप से ईरानी शैली, क्योंकि आप जानते होंगे ईरान से प्रभावित होकर के और जो है हुमायूं अपने साथ चित्रकारों को लाता है, चाहे वो मीर सैयद अली हों, चाहे वो ख्वाजा अबू समद कुरैशी हूँ। तो इन लोगों को जब लाता है वो साथ में, तभी ईरानी शैली इससे प्रभावित हो जाती है। और आप जानते होंगे मुग़ल शैली का जन्मदाता इसीलिए कहा जाता है, मुग़ल शैली का जन्मदाता अकबर को कहा जाता है। अकबर मुग़ल शैली का जन्मदाता अकबर है। मुग़ल साम्राज्य की नींव पूरे बाबर ने डाली थी। दोनों क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और कई बार विवाद के घेरे में आए हैं। तो याद रखना, मुग़ल शैली का जन्मदाता अकबर है और मुग़ल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली थी, फरगना का शासक था। तो कुल मिला के जो टेस्ट पेपर 53 में क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से या समन्वय से मूल रूप से मुग़ल कला का आरंभ होता है। ऑप्शंस में था हिंदू और ईरानी शैली, मुस्लिम और चीनी शैली, फारसी और हिंदू शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदू प्लस ईरानी कहा जा सकता है बेटा, लेकिन राजस्थानी प्लस ईरानी होता है और राजस्थानी को हम लोग हिंदू शैली के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए के साथ भी बन सकता है। तो ईरानी प्लस हिंदू भी कहा जा सकता है, क्योंकि मूल रूप से हम लोग जानते हैं कि राजस्थानी शैली का उपनाम जो है हिंदू शैली भी है। हम लोगों ने अभी राजस्थानी कला नहीं पढ़ा है, राजस्थानी शैली पढ़ेंगे तो उसमें बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर ये सब शैलियाँ पढ़ने को मिलेंगी, तो हमारा डाउट और क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ये डाटा ज़रूर याद रखना है कि ईरानी प्लस हिंदू भी कहा जा सकता है राजस्थानी शैली को, राजस्थानी शैली को ईरानी प्लस हिंदू भी कहा जा सकता है। कुल मिला के ईरानी प्लस हिंदू कहा जाए या फिर ईरानी प्लस राजस्थानी शैली कहा जाए, मिल करके जो नई शैली विकसित होगी उसे हम लोग मुग़ल शैली के नाम से ही जानेंगे। तो मुग़ल शैली, मुग़ल चित्रकला, मुग़ल शैली या फिर मुग़ल चित्रकला मूल रूप से कहलाएगी। याद रखना है, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। आज जब हमने कमेंट बॉक्स चेक किया तब वहाँ पे बहुत सारे डाटाज ऐसे दिखाई दिए जिसमें ये बार बार कहा जा रहा था प्रश्न संख्या 10 गलत है, प्रश्न संख्या 10 गलत है। हमने देखा तो उसके बाद हमें समझ में आया हाँ क्वेश्चंस तो गलत हो गया है। जल्दबाजी में एक आध क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आइए टेस्ट पेपर 55 स्टार्ट करते हैं। सभी के सभी प्रश्न एकदम एग्जैक्ट डाटा दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न हैं, मैं बार बार कहता हूं, वो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आंसर्स को कई बार घुमाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, साफ साफ डाटा है। 20 क्वेश्चन शामिल हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पियटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना किसने की है। पियटा शीर्षक से एक मूर्ति शिल्प बनाई गई है जिसकी रचना किसने की है ये पूछा गया है। ऑप्शंस में है बर्नीनी, राफेल, लियोनार्डो दा विंसी या फिर माइकल एंजेलो। राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग पियटा शीर्षक की बात करें तो पियटा शीर्षक से जो रचना बनाने वाले हैं वो है माइकल एंजेलो। राइट आंसर माइकल एंजेलो के साथ जाएगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। ये डाटा आपको नहीं पढ़ाया गया है। 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो नोट डाउन कर लेंगे, निश्चित रूप से अगले टेस्ट पेपर में आपके लिए बेटर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में पूछा गया है पुनरुत्थान कला का केंद्र था। पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या था? ऑप्शंस में है जर्मनी, इटली, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। तो बेटा पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या रहा है? मूल रूप से इटली को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। नोट डाउन करते हुए चलना है, नहीं तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगी। जब टेस्ट पेपर 56, 57 या 58 हम लोग सॉल्व करेंगे, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट किए जाएं, तो आपके क्वेश्चन सही होने की क्राइटेरिया कम हो जाएगी। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है क्षेत्रेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? अभी हमने कलाकारों को नहीं पढ़ाया है, चाहे वो बंगाल शैली के कलाकार हों या फिर समसामयिक के चित्रकार हों, अभी हमने नहीं पढ़ाया है। बस 8 से 10 दिन और रुक जाइए, 10 दिन बाद हम लोग केवल और केवल कलाकार ही पढ़ेंगे। पर डे आपको कुछ ना कुछ डाटा मिल रहा होगा। निश्चित रूप से हम लोग अब मॉडल पेपर भी स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो बेटा क्षेत्रेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में पूछा गया है किस विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के शिक्षक रहे हैं? ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ या फिर शांति निकेतन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो क्षेत्रेंद्र नाथ मजूमदार का जो संबंध है वो मूल रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थीं? बेटा प्रभावित पूछा गया है, पसंद करने वाली नहीं, प्रभावित थी। उसे देख करके इनके अंदर कुछ बदलाव आया। ऑप्शंस में है पाल गोगा, ब्राक, पिकासो या फिर माने। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते हैं ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हो चुका है, इसका राइट आंसर पाल गोगा ही बनता है। ए इज़ द राइट आंसर, पाल गोगा। ए इज़ द राइट आंसर। अमृता शेरगिल किससे प्रभावित थी? तो पाल गोगा से प्रभावित थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की है? तो मुर्गे की लड़ाई को किसने चित्रित किया है? कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, के हेब्बर और एम.एफ. हुसैन। इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बताना चाहूँगा मुर्गे की लड़ाई इनकी शीर्षक है और बहुत फेमस हुए हैं इसके लिए के हेब्बर साहब। राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है। सी इज़ द राइट आंसर, के हेब्बर। ठीक है, जिस दिन हम लोग कलाकारों को पढ़ लेंगे उस दिन आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होने की उम्मीद जग जाएगी। अभी आपने देखा होगा हम लोगों ने मुगल शैली को पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। कांगड़ा बसोली अभी हमने कल ही पढ़ा है। उससे अब जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके सही होने की पूरी चांसेस रहेंगे। ऐसे हम लोगों ने जो सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर प्रागैतिहासिक कला केंद्र हो, इन सबको पढ़ा है, तो वहाँ के क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूँ आपके सभी सही जा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? ऑप्शन है पंजाब, मुंबई, राजस्थान या फिर दिल्ली। तो बेटा बसोहली शैली के जो चित्रण हैं मूल रूप से कहाँ पे सुरक्षित रखे हुए हैं ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये जो है मूल रूप से पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 राइट आंसर फर्स्ट के साथ गया पंजाब। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कांगड़ा शैली चित्रों के विषय वस्तु क्या थे? ऑप्शंस हैं सीताराम, मीरा कृष्ण, राधा कृष्ण या फिर शिव पार्वती। तो बेटा कांगड़ा शैली में चित्रों के मुख्य विषय जो रहे हैं मूल रूप से भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम बार बार दर्शाया जा रहा है, इसलिए राइट आंसर जो है डी के साथ जाएगा, राधा कृष्ण का असीम प्रेम। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया नयन सुख किस शैली का कलाकार है? बेटा बहुत फेमस डाटा है ये, कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, याद रखना है। वनडे एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन छप चुका है। नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? ऑप्शन हैं गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली या फिर बसोहली शैली। आप जानते होंगे कांगड़ा शैली हमने पढ़ाया तो उसमें हमने बताया कि गुलेर शैली उसी के अंतर्गत आती है, लेकिन जो नैनसुख है ये मूल रूप से कांगड़ा शैली की जो उपशैली है गुलेर शैली के एक अच्छा चित्रकार माना जाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, गुलेर शैली का अच्छा चित्रकार है नैनसुख। ए इज़ द राइट आंसर। अगर गुलेर शैली नहीं होता ऑप्शंस तो यहाँ पे कांगड़ा शैली राइट आंसर बन जाता, उसमें कोई डाउट नहीं था। ठीक है, लेकिन जब गुलेर शैली दिया हुआ है तो राइट आंसर गुलेर शैली के साथ ही जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में कहा गया है हमजानामा के चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं? क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया। हमजानामा की अगर बात करते हैं आप जानते होंगे अनपढ़ राजा अकबर के काल में इसका जो है
मूल रूप से चित्रांकन होता है। हमजानामा फ़ारसी अनुवाद है किसका? महाभारत का। महाभारत का फ़ारसी अनुवाद अकबर ने करवाया था। किस धरातल पर बने हैं? ऑप्शंस में है लकड़ी, कागज़, कैनवास या फिर भित्ति। आप जानते होंगे इसका राइट आंसर कैनवास बनेगा। कैनवास वही कहलाता है पहले कपड़ा हो, ये हो गया कपड़ा, कपड़े के ऊपर लेप लगा करके उसके बाद कागज़ चिपका दिया जाए, और जब कागज़ चिपका दिया जाए उसके बाद जो डाटा इस पे बनाया जाए वो कैनवास होता है। तो कैनवास पे मूल रूप से हमजानामा के चित्रों को बनाया गया है। राइट आंसर कैनवास के साथ जाता है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछा गया, निहाल चंद्र किस शैली के अच्छे चित्रकार माने जाते हैं या बहुप्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो निहाल चंद्र का संबंध किस शैली से है बेटा? ऑप्शंस में है अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या फिर नाथद्वार शैली। तो निहाल चंद्र आप जानते होंगे बहुत फेमस चित्रकार हैं, किशनगढ़ शैली से इनका संबंध है। ये आपको टीजीटी में भी मिल जाते हैं और वनडे एंट्रेंस में भी मिल जाते हैं। कई बार तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल गया होगा प्रावैधिक कला में भी। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, किशनगढ़ शैली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगा लीजिए इस पे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12मासा चित्रों में पाया जाता है। 12मासा चित्रण आप जानते होंगे ऋतुओं के चित्रण से संबंध रखता है, और मूल रूप से इसमें क्या, तो ऋतुओं को चित्रित किया गया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, ऋतुओं का चित्रण। 12मासा ऋतुओं का चित्रण है, ये राइट आंसर बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया बेटा, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। तो कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में क्या चित्रित किया गया है? ऑप्शंस हैं बुद्ध चरित्र या बुद्ध के लघु चित्र, जैन लघु चित्र, अजंता चित्रकला या फिर बाघ गुफा चित्रकला। तो कालकाचार्य कथा हो या फिर कल्पसूत्र हो, दोनों में मूल रूप से जैन के लघु चित्रणों को मूल रूप से चित्रित करने का प्रयास किया गया है। राइट आंसर बी बन रहा है, जैन लघु चित्रों को चित्रित किया गया। कालकाचार्य कथा या फिर कल्पसूत्र दोनों में जैन के लघु चित्रण, छोटे छोटे चित्रों को चित्रित किया गया है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 13, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, इस पर डबल स्टार लगाइएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये आने की प्रबल संभावना रखता है। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? खिलौने की तरह पशु पक्षियों को किस शैली में चित्रित किया गया है, बनाया गया है? ऑप्शन हैं पहाड़ी शैली, बाघ शैली, अपभ्रंश शैली या फिर मुगल शैली। तो बेटा खिलौने की तरह पशु पक्षियों को चित्रित करने का काम किया गया है, वो है अपभ्रंश शैली। राइट आंसर बनेगा अपभ्रंश शैली इज द राइट आंसर, यानी सी पोर्शन एकदम सही बैठ रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 में कहा गया है, धीमन और बितपाल। बेटा ये दोनों चित्रकार हैं, बहुत फेमस चित्रकार हैं। धीमन और बितपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं? ऑप्शंस हैं गुजराती शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली या फिर पाल शैली। तो धीमन और बितपाल को मूल रूप से एक बंदा ऐसा आता है जो कहता है कि इसने एक नए शैली को जन्म भी दिया है, कुल मिला के जन्मदाता भी माना जाता है। ये पाल शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। एक तिब्बती चित्रकार आते हैं, एक तिब्बती लेखक आते हैं लामा तारानाथ। आप जानते होंगे लामा तारानाथ के अनुसार धीमन और बितपाल ही वास्तविक संस्थापक हैं पाल चित्रकला के या फिर पाल शैली के। किसके अकॉर्डिंग? तो मूल रूप से ये याद रखना है, लामा तारानाथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पाल शैली आप जानते होंगे ताड़पत्रों पे बनाई गई है, पूरा का पूरा ताड़पत्रों पे चित्रित है। और ताड़पत्र की लंबाई चौड़ाई कई बार पूछी गई है, 2x2.5 इंच, यानी 2 इंच लंबाई होती है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई होती है। उसे हम लोग ताड़पत्र कहते हैं, ताड़पत्र। ठीक है, तो धीमन और बितपाल किस शैली के अच्छे चित्रकार हैं? तो पाल शैली के फेमस चित्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है, गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है? तो गोथिक कला के वह कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है? ऑप्शंस हैं जॉन प्यूरिल, मास्टर ऑफ मोलिन्स, जेराल्ड डेविड या फिर एंजर्स। तो गोथिक शैली का एक अच्छा चित्रकार है जिसने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है, जिसे हम लोग मास्टर ऑफ मोलिन्स के नाम से जानते हैं। मास्टर ऑफ मोलिन्स, यानी बी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 16 में कहा गया है अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध को दर्शाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन छप चुका है, प्रीवियस ईयर का है। अजंता में पूछा गया है मैत्रेय कहाँ लिखा हुआ है या फिर मैत्रेय किस गुफा में चित्रित है। तो भविष्य के बुद्ध को मूल रूप से मैत्रेय कहा जाता है और मैत्रेय अजंता की किस गुफा में चित्रित है। ऑप्शन हैं गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16 या फिर गुफा संख्या 1। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो जिसे गुफा को मूल रूप से हम लोग चित्रणशाला के नाम से जानते हैं, जिस गुफा को चित्रणशाला कहा जाता है वही राइट आंसर बनेगा, यानी गुफा संख्या 17। सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ मिलते हैं? गुफा संख्या 17 में मिलते हैं। भविष्य के बुद्ध या फिर मैत्रेय गुफा संख्या 17 में चित्रित हैं। 20 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 में पूछ लिया गया है अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं। तो अजंता की जो प्रतिलिपियां तैयार कराई गई वो सबसे पहले कहाँ दर्शाई गई या कहाँ दिखाई गई या कहाँ प्रदर्शित की गई, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में हैं जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, भारत भवन भोपाल या फिर क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे अजंता की जब प्रतिलिपियां तैयार की गई उसके बाद उसे प्रदर्शित करने का काम इंग्लैंड में हुआ है, क्रिस्टल पैलेस में। राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है। बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, 2021 में ये क्वेश्चन सीधा सीधा छपा है टीजीटी आर्ट में। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रमुख चित्रणशाला गुफा स्थित है। ऑप्शन हैं बादामी, जोगीमारा, सित्तनवासल या फिर बाग। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं नर्मदा नदी के पास मूल रूप से माना जाता है कि सित्तनवासल की गुफा स्थित है। सित्तनवासल इसको राइट आंसर माना गया है आयोग की तरफ से भी, तो राइट आंसर बी ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में कहा गया है बाघ गुफा में तीसरी गुफा का नाम क्या है। आप जानते होंगे बाघ में टोटल 9 गुफाएं पाई जाती हैं। 9 में 5 गुफाएं ऐसी हैं जिनका नामकरण किया गया है, पहली से 5वीं तक के नामकरण किए गए हैं। तीसरी गुफा का नाम पूछा गया है। ऑप्शंस में दिया गया है पांडवों की गुफा, रंग महल, हाथी खाना या फिर पाठशाला। पाठशाला बहुत बार पूछा गया बेटा। दूसरी गुफा को हम लोग पांडवों की गुफा के नाम से जानते हैं, यानी ये दूसरी गुफा है। रंग महल की अगर हम लोग बात करते हैं तो रंग महल मूल रूप से किस नंबर की गुफा है? चौथे नंबर की गुफा है, बहुत बार पूछी गई है। पाठशाला की अगर बात करें कौन से नंबर की गुफा है? 5वें नंबर की गुफा है। हाथी खाना किस नंबर की गुफा है? तो ये तीसरे क्रम की गुफा है। तीसरे क्रम की गुफा हाथी खाना है। पहली गुफा आप जानते ही होंगे, पहली गुफा ग्रह गुफा कहलाती है। ग्रह गुफा पहली गुफा कहलाती है, तो पहली गुफा ग्रह गुफा है, ग्रह गुफा। तो इस टाइप से बाघ में टोटल 9 गुफाएं पाई जाती हैं। सभी के सभी बिहार गुफाएं हैं, ये भी याद रखना है। बिहार जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उसे बिहार कहा जाता है। चैत्य जिसमें बौद्ध भिक्षु आते थे, पूजा पाठ करते थे, पूजा स्थल का सामान रखते थे, मूल रूप से चैत्य वो कहलाता है। तो पूजा का स्थल जिसे चैत्य कहा जाता है, बिहार जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उसे बिहार कहा जाता है। बाघ गुफाओं में 9 गुफाएं पाई जाती हैं, सभी की सभी बिहार गुफाएं हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है, यानी जो डांसिंग गर्ल मिली है उसकी हाइट क्या है, पूछा गया है। ऑप्शन हैं 10.5 सेंटीमीटर, 8.20 सेंटीमीटर, 9.30 सेंटीमीटर या फिर 12.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मोहनजोदाड़ो से जो डांसिंग गर्ल मिली है बेटा उसकी लंबाई क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता चुके हैं। इसका राइट आंसर 10.5 सेंटीमीटर यानी 10.5 सेंटीमीटर राइट आंसर बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। कुल मिला के इस टेस्ट पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं ईमानदारी के साथ आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ टेस्ट पेपर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।